राम राम सभी को। आप अपनी जन्म कुंडली लेकर जब भी किसी ज्योतिष विद्वान के पास जाते हैं और ज्योतिष विद्वान आपसे कहता है कि आपके जीवन में आपके जन्म कुंडली के 6, 8 अथवा 12 भाव के स्वामी की दशा अथवा अंतरदशा शुरू होने वाली है, या फिर आपकी जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव में शनि, गुरु अथवा राहु केतु का गोचर आने वाला है, या फिर आपको अगर ये पता चले कि आपकी कुंडली के अधिकांश ग्रह 6, 8, 12 भाव में ही बैठे हैं, तो सबसे पहले किसी भी सामान्य जन और अधिकांशतः मैं देखता हूं कि जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, जो ज्योतिष में खुद से रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, उनके मन में भी एक ही बात आती है कि अगर मेरी जन्म कुंडली के 6 भाव के स्वामी की दशा अथवा अंतरदशा शुरू हो रही है, तो क्योंकि 6 भाव रोग का है, शत्रु का है, मुकदमेबाजी का है, तो ऐसे में मेरे जीवन में मुकदमेबाजी बढ़ सकती है, शत्रु से कष्ट बढ़ सकता है, या फिर मुझे कोई रोग होने की संभावना है। सेम 8 भाव में अगर बहुत ज़्यादा ग्रह हैं तो ये कई बार दुविधा या फिर कहें कि मानसिक चिंता बढ़ते हुए देखी जाती है कि अष्टम भाव गंभीर रोगों का है, तो हो सकता है कि इस दशा में, इस अंतरदशा में या इस गोचर में मुझे किसी गंभीर रोग का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव मृत्यु का है तो हो सकता है कि मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट हो। एक्सीडेंट्स का है तो हो सकता है कि मेरे साथ कोई एक्सीडेंट ही हो जाए। कलेश का है, पीड़ा का है, तो हो सकता है कि मुझे कलेश और शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़े। इस तरह के प्रश्न, इस तरह की अवधारणा अक्सर जब भी जन्म कुंडली के 6 और 8 भाव एक्टिव हो रहे हों किसी प्रकार से भी दशा में, गोचर में, या जन्म कुंडली के 6, 8 भाव में ग्रह बैठे हों, तब किसी भी व्यक्ति के मन में आते ही आते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि यह अपने आप में एक झूठी अवधारणा है। जन्म कुंडली के 6 भाव हो, 8 भाव हो अथवा 12 भाव हो, अथवा जन्म कुंडली का 1, 5, 9, 10 भाव हो, कोई भी भाव ना ही बहुत अच्छा होता है ना ही बहुत बुरा होता है। अगर आप देखेंगे जन्म कुंडली का 6 भाव जॉब का भाव है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में जॉब चाहिए, तब ऐसे में जन्म कुंडली के 6 भाव से कोई ग्रह गोचर कर रहा होगा। स्लो मूविंग प्लैनेट कहा जाता है गुरु को, शनि को और राहु केतु को। या फिर आपकी दशा भुक्ति अंतरा में 6 भाव कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा होगा। आपकी दशा स्वामी 6 भाव का को रूलर हो सकता है, 6 भाव का सिग्निफिकेटर हो सकता है, 6 भाव का स्वामी हो सकता है, या फिर आपका भुक्ति स्वामी किसी न किसी प्रकार से 6 भाव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्योंकि जब तक 6 भाव एक्टिव दशा में नहीं होगा, गोचर में नहीं होगा, तब तक किसी व्यक्ति को अपने जीवन में जॉब नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति ये प्रश्न करता है कि भाई मेरे बच्चे को इस कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा बच्चा अपने जीवन में किसी बड़े स्टेटस पे पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, कोई बड़ा डॉक्टर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या फिर कोई IAS IPS ऑफिसर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तब ऐसे में उस व्यक्ति की, उस बच्चे की जन्म कुंडली के 6 भाव को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर 6 भाव स्ट्रांग नहीं है, 6 भाव का स्वामी स्ट्रांग नहीं है, तब ऐसे में वो बच्चा अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर ही नहीं पाएगा। कर क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि 6 भाव कंपटीशन का है। आप जब भी किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कम्पीट करना है। आप लाखों बच्चों के साथ बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लाखों के साथ आपको कम्पीट करना है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी कुंडली में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपको उन लाखों बच्चों में से पहले, दूसरे, तीसरे या जिस भी नंबर पर लाए, एक ऐसे नंबर पर लाए कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। आप किसी भी IAS IPS ऑफिसर का हॉरोस्कोप देखिएगा या फिर किसी डॉक्टर का हॉरोस्कोप देखिएगा, उनकी जन्म कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस बहुत स्ट्रांग होंगे ही होंगे। 6th हाउस उन लोगों की कुंडली में जिन्होंने किसी कंपटीशन को फेस करके, बड़े कंपटीशन को फेस करके जॉब प्राप्त की, जैसे कि IAS PCS या सिविल सर्विसेज, कोई सी भी कह लीजिएगा आप। या फिर अगर हम कहें IIT में जाने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करके IIT क्रैक करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उनकी कुंडली के भी 6th हाउस बहुत स्ट्रांग होते हैं। डॉक्टर के लिए भी अगर कहें तो 6th हाउस, क्योंकि रोग का भाव है, तो रोग को समझने की शक्ति भी आपको जन्म कुंडली का 6 भाव देगा। तो 6 भाव आपका वहां पर ऑपरेट होना ही होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, मैंने एक चीज कही कि कुंडली का कोई सा भी भाव हो, वो सिमिलरली आपको कुछ अच्छा या बुरा देता है। अब 6th हाउस के बारे में जैसे कि नॉर्मली कहा जाता है, या अष्टम भाव के बारे में कहा जाता है कि ये बुरे भाव हैं, तो इनकी अपनी क्वालिटी है। ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बीमारी आती है,
ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं ना जिसको जीवन में कभी कोई बीमारी ना हो। और मृत्यु भी शाश्वत सत्य है। तो अष्टम भाव, पहली बात तो अष्टम भाव हमारी आयु का भाव है, मृत्यु का भाव नहीं है। ये अपने आप में लोगों के दिमाग में कहीं से कुछ कचरा भर गया है कि अष्टम भाव को मृत्यु का भाव मान लेगा। अष्टम भाव की मृत्यु होती है क्योंकि आयु की ही मृत्यु होती है, ये कहा जा सकता है। अष्टम भाव हमारी आयु को दिखाता है, तो मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है। तो अष्टम भाव या मृत्यु की गणना से किस बात का डरना। और द्वादश भाव वैराग्य का भाव कहा जाता है, मगर द्वादश भाव लंबी दूरी की यात्रा भी है, विदेश यात्रा का भी है, और हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी, हाई लेवल की रिसर्च का भी है। तो ऐसे में 6, 8 या 12 हो, ये सभी भाव व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते ही करते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि 1, 5, 9 ये जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं। सामान्यतः अगर किसी ज्योतिष विद्वान से आप कहेंगे कि भाई मेरी कुंडली में आप देखकर ये बताइए कब मेरा सबसे अच्छा टाइम होगा, तो वो आपको नॉर्मली कहेंगे कि सिखाने वाले, अक्सर मैं देखता हूँ कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजी टीचर के पास जाते हैं, सीखने जाते हैं, तो सामान्यतः कहेंगे कि आपका 1, 6 और 1, 5, 9 भाव की अगर दशा चल रही है जिस समय, तब आपके लिए राजयोग कारक होगा। आप देखें ना, जिस व्यक्ति की कुंडली में 1, 5 और 9 भाव सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे, जब भी 1, 5, 9 की दशा बहुत स्ट्रांगली चलेगी, तब उस व्यक्ति को प्रोफेशनल डाउनफॉल आएगा, उस व्यक्ति को अपने वर्क में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? अब देखिएगा, 10th हाउस आपके स्टेटस का हाउस है, ठीक है। ज्योतिष का नियम है कि किसी भी भाव से 12th हाउस उसका लॉस होता है। अब ये नहीं कह रहा मैं कि आपकी कुंडली का 12th हाउस केवल लॉस ही दिखाएगा, मगर किसी भी भाव से 12th हाउस उसका लॉस होता है। जैसे कि जब हम लगन के लिए देखेंगे, लगन क्या है? लगन आपकी हेल्थ को इंडिकेट करता है। तो आपका 12th हाउस आपकी हेल्थ को नेगेटिव इन्फ्लुएंस देने में सक्षम होगा, या फिर आपके शरीर को बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कराने में सक्षम होगा। जैसे कि हम लंबी दूरी की यात्राओं पर जाते हैं, विदेश यात्राओं पर जाते हैं, तो उस तरह का। तो 10th हाउस हमारे स्टेटस का भाव है, हमारे प्रोफेशन का भाव है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 9th हाउस में बहुत ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कभी बहुत ज़्यादा हाइट ही नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसका 12th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। 10th का 12th हाउस सेम। 5th हाउस, 6th हाउस मैंने क्या कहा? जॉब का हाउस है। 6th हाउस किसका है? कंपटीशन का हाउस है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली का 5th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तब ऐसे में वो व्यक्ति बहुत अच्छी लेवल पर जॉब ही नहीं कर पाएगा। और 6th हाउस अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक ग्रह कोई 5th हाउस में बैठा है, एक ग्रह कोई 6th हाउस में बैठा है, या फिर दशा अंतरदशा 5 और 6 दोनों की है, तो मान लीजिएगा 5th हाउस क्या है? 5th हाउस आपका एजुकेशन है, 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन है, 6th हाउस आपका कंपटीशन है। तो 5, 9, 6 की दशा अगर एक साथ शुरू हो जाए, अंतरा शुरू हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को हायर एजुकेशन मिलेगी, कंपटीशन के थ्रू मिलेगी। और यहाँ पर हम उस व्यक्ति को बहुत इजीली ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, आप इस टाइम पीरियड में अपने इस कंपटीशन को क्रैक करेंगे और वहाँ पर एक अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे। इसलिए जन्म कुंडली की किसी भी भाव को नेगेटिव समझकर अपने मन में डर बिठाना यह बिल्कुल गलत है। आपके इस डर का लाभ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स लेते हैं। आजकल तो मैं देखता हूँ इंस्टा पर ऐसी ऐसी रील्स आती हैं कि पता नहीं क्या बिना सिर पैर की बातें करते हैं कि कोई आप परफ्यूम डाल लीजिएगा आपका जीवन बदल जाएगा, आप परफ्यूम लगाकर ऐसे मर लीजिएगा तो आपको बहुत पैसा आ जाएगा। पैसा ऐसे नहीं आता भाई, पैसा मेहनत करने से आता है। इसलिए 6th हाउस किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 6th हाउस आपको कंपटीशन देता है, आपको काम करने की क्षमता देता है। काम करने की क्षमता क्यों देता है? क्योंकि 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, आपका स्टेटस है। स्टेटस भी कब आएगा? जब आप कम्पीट करोगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसका एक भी दुश्मन नहीं है। अभी क्या ना, हमारे समाज में क्या धारणा है, नॉर्मली ज्योतिष में कहते हैं कि 6th हाउस शत्रु देता है, 6th हाउस बहुत ज़्यादा शत्रु देता है। अब एक बात सोचिएगा, आप बहुत ज़्यादा दुश्मन किसके होंगे? उसी व्यक्ति के होंगे ना जिसके पास कुछ स्टेटस होगा। अब किसी भिखारी के तो दुश्मन नहीं हो सकते ना। अच्छा, होंगे भी तो भिखारी के दुश्मन कौन होंगे? भिखारी होंगे, उसी के लेवल के होंगे। और कितने होंगे और क्यों जलेंगे? अगर आपके पास शत्रु हैं तो आपका 6th हाउस एक्टिव है, और शत्रु आपके पास इसलिए हैं क्योंकि आप कंप्लीट करने की क्षमता रखते हैं। जो व्यक्ति हथियार डाल देगा, जिसके अंदर कंप्लीट करने की क्षमता ही नहीं है, उसके दुश्मन ही क्यों होंगे? और सीधा से लोग कहेंगे भाई यार इसके बस की कुछ नहीं है, क्या कर लेगा ये ज़िंदगी में।
और जिस व्यक्ति का 6th हाउस स्ट्रांग है, जिस व्यक्ति के अंदर कंप्लीट करने की क्षमता है, वो स्टेटस भी प्राप्त करेगा अर्थात 10th हाउस, और वो धन भी प्राप्त करेगा अर्थात 2nd हाउस। तो जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में 2, 6, 10, 11 भाव स्ट्रांग होते हैं, तभी किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। आप किसी भी अमीर व्यक्ति की कुंडली उठाकर देखिएगा, उस व्यक्ति की कुंडली का 6th हाउस आपको स्ट्रांग मिलेगा ही मिलेगा। 6th हाउस के संबंध 2nd, 10, 11 से बनेंगे। अब मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की कुंडली में 2, 10 और 11 हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर 6th हाउस स्ट्रांग नहीं है, 6th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, या फिर 2, 10, 11 का 6th हाउस से कोई रिलेशन ही नहीं बनता, या फिर लगन से कोई रिलेशन ही नहीं बनता, तो उस व्यक्ति के पास पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो बहुत हो सकती है, मगर अपने दम पर, अपने पराक्रम पर उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा। अब आप कहेंगे कि पराक्रम का भाव तो तृतीय भाव होता है, ठीक है ना, पराक्रम का भाव 3 भाव होता है, बिल्कुल पराक्रम का भाव 3 भाव होता है, किंतु आप देखेंगे एक दूसरे के केंद्रीय भाव है। ज्योतिष में कहा गया ना, केंद्र भाव, एक दूसरे से केंद्र भाव एक दूसरे के पिलर होते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ होते हैं। तो 3 भाव आपके पास पराक्रम तो है, मगर 3 भाव किसी व्यक्ति का स्ट्रांग है मगर 6th हाउस स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पराक्रम तो होगा मगर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 3 और 6 दोनों भाव एक साथ मिल गए तो वो बढ़िया करके व्यक्ति को अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करने में हेल्प करेंगे। इसलिए जन्म कुंडली का कोई भी भाव ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ज्योतिष प्रश्न के आधार पर होती है। अगर आपने मुझसे पूछा है कि भाई मुझे अपने जीवन में क्या रोग हो सकते हैं, तब मैं आपके 6th हाउस में बैठने वाले ग्रहों का विश्लेषण करूंगा, 6th लॉर्ड का विश्लेषण करूंगा, 6th हाउस में कब कौन सा ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, 6th हाउस के 6th लॉर्ड की कब दशा आ रही है, क्या जो ग्रह 6th हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं उनकी दशा अंतरा कब आ रहे हैं, 8th हाउस के लॉर्ड की दशा अंतरा कब आ रही है, मारक भावों की कब आ रही है, बाधक भावों की कब आ रही है, तब मैं इन सारी चीज़ों को देखूंगा प्रश्न के आधार पर। और वहीं अगर आपका प्रश्न होगा कि भाई मेरे बच्चे को कंपटीशन में जाना है, ये इस कंपटीशन को क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तब फिर मैं अगेन आपके 6th हाउस को ही देखूंगा, तब मैं 6th हाउस से आपके कंपटीशन को बताऊंगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अभी कुंडली भेज देंगे कंसल्टेंसी के लिए भी कि बस आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि भाई मैं अपने हिसाब से क्या बता दूँ, मेरे लिए तो कुंडली के 12 के 12 भाव सिमिलर हैं। आपका क्या प्रश्न है? एट प्रेजेंट अगर आप कंपटीशन के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं देखूंगा 6th हाउस आपको कंपटीशन में सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एट प्रेजेंट अगर आप हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं तब मैं देखूंगा कि 6th हाउस आपको किस तरह की डिसीज दे रहा है। एट प्रेजेंट अगर आप पूछ रहे हैं कि मुझे रिटायरमेंट लेना है, मेरे रिटायरमेंट के लिए कौन सा बेस्ट पीरियड है, तब मैं आपके 9th हाउस को देखूंगा। अब 9th हाउस आपके हिसाब से तो 9th हाउस की दशा आएगी तो भाई व्यक्ति को भाग्य देगा। अब किसी व्यक्ति का अगर 9th लॉर्ड की दशा में रिटायरमेंट हो रहा है तो डेट इज़ नॉट ए गुड साइन ना, कि कहीं ना कहीं अभी क्या है, आप किसी भी स्टेटस पे हो, जॉब में तो है ना आपका स्टेटस, आप जिस समय रिज़ाइन करते हैं, आप रिटायरमेंट लेते हैं, आपका जॉब के समय जो स्टेटस रहा हो कहीं ना कहीं वो आपकी स्टेटस का डाउनफॉल है। आप जॉब में रहकर जिस अथॉरिटी के साथ काम कर सकते थे, आप किसी भी पोस्ट से रिटायर हो या उसके बाद नहीं कर सकते, तो वो एक डिक्रीजमेंट है। तो अब हायर एजुकेशन के लिए पूछोगे तो मैं उसी 9th हाउस को बहुत ज़्यादा अच्छा कहूँगा। तो हर चीज़ होती है ज्योतिष में प्रश्न के हिसाब से। अभी मैं आपको देखो एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का एक एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना था। 20 तारीख को। 20 तारीख को वो आ नहीं पाया, तो बार काउंसिल ने 21 तारीख को वो रिज़ल्ट पब्लिश किया, 21 तारीख को मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में वो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया और कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से स्टूडेंट्स शाम तक भी उस रिज़ल्ट को नहीं देख पाए। अब रिज़ल्ट, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला हो ना, और एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें लास्ट ईयर केवल 40% बच्चे पास आउट हुए हों, 60% से ज़्यादा फेल हो गए हों, तो ऐसे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए ना थोड़ा सा घबराहट होती है। तो 20 को रिज़ल्ट आना था, 20 को आया नहीं, 21 को आया, 21 की शाम तक स्टूडेंट्स देख नहीं पा रहे थे। तो एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा कि भाई मेरी वाइफ का
AIB19 का रिजल्ट आने वाला है, मेरी वाइफ पास होगी अथवा फेल होगी। तो आप ये जो प्रश्न कुंडली देख रहे हैं ना, ये 21 तारीख की 20:41 की प्रश्न कुंडली है, जब मुझसे ये प्रश्न पूछा गया। तो मैंने नाड़ी ज्योतिष और कसफल ज्योतिष दोनों से इस प्रश्न कुंडली का विश्लेषण किया। नाड़ी ज्योतिष से मैं आज आपके सामने ये विश्लेषण रख रहा हूँ, किसी दूसरी वीडियो में कसफल के माध्यम से रखूँगा, ठीक है। तो अगर आप इस प्रश्न कुंडली को देखेंगे तो इस प्रश्न कुंडली में आप देखेंगे अधिकांश ग्रह 6th हाउस में बैठे हैं। अब प्रश्न किससे रिलेटेड है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो जब भी हम किसी प्रश्न कुंडली को बनाते हैं तब हमारा सबसे पहले जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रश्न से रिलेटेड, मुख्य भाव से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न था, तो सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ आएगा? 6th हाउस पर। अब आप देखिएगा इस 6th हाउस में कितने सारे ग्रह हो गए? 1 सूर्य, 2 शुक्र, 3 बुध और 4 राहु, ठीक है। और 6 लॉर्ड कहाँ बैठ गया? 6 लॉर्ड 8th हाउस में। तो सामान्यतः किसी प्रश्न कुंडली में अगर 6 और 8 भाव इतने ज़्यादा स्ट्रांगली होकर आ जाएं तो नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई जिस इच्छा से ये प्रश्न पूछा गया है, जिस कार्य की संभावना के लिए प्रश्न पूछा गया है, ये कार्य नहीं होगा। किसी जन्म कुंडली में आ जाए, किसी प्रश्न कुंडली में आ जाए। सामान्यतः जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली के नियम लगभग एक जैसे होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, है ना। तो 6th हाउस को बुरा मानते हैं ना, तो हम कह देंगे भाई ये तो फेल हो जाएगी, ऐसा नहीं। अब आप देखिएगा जिस समय ये प्रश्न पूछा गया उस समय लग्नेश कौन थे? लग्नेश शुक्र थे। शुक्र स्वयं से 6 भाव में बैठे हैं, तो अर्थात ये दिखाता है कि प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सफलता के लिए पूछा गया। अब शुक्र की अगर आप स्थिति देखेंगे तो शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हैं। तो पहला इंडिकेशन हमें मिला कि यहाँ पर लग्नेश क्योंकि उच्च के होकर बैठे हैं, कंपटीशन के ही हाउस में बैठे हैं और कंपटीशन से रिलेटेड ही प्रश्न है, तो पहला इंडिकेशन मिला कि यहाँ पर कंपटीशन में सफलता की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके बाद हम देखते हैं 11th लॉर्ड कौन है? यहाँ पर सूर्य है। सूर्य भी यहाँ पर 11th हाउस किसका? इच्छा पूर्ति का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, वो भी यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हैं। यानी कि प्रश्न जो इच्छा लेकर पूछा गया वो 6th हाउस की इच्छा को लेकर पूछा गया, वो भी यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हैं। तो अगेन दैट शोज कि यहाँ पर 6th हाउस के जो भी प्रश्न के बारे में पूछा गया है वो यहाँ पर फुलफिलमेंट दिखाता है, डिजायर की पूर्ति दिखाता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न जिस दिन पूछा गया था उस दिन फ्राइडे था, ठीक है। फ्राइडे था तो डे लॉर्ड कौन हुए? शुक्र हुए। डे लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, लग्नेश 6th हाउस में बैठा है। यहाँ पर हमें 2 कन्फर्मेशन मिल गई 6th हाउस के द्वारा, ठीक है। हौरा लॉर्ड जब प्रश्न पूछा गया सूर्य थे, वो यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हैं। लाभेश यहाँ पर सूर्य है तो वो 6th हाउस में बैठे हैं। तो हमें 2 कन्फर्मेशन यहाँ 6th हाउस के बारे में मिल गई। तो हमें यहाँ पर 4 कन्फर्मेशन मिली जो कि बता रही थी कि यहाँ पर बहुत ही प्रबल संभावना है इनके कंपटीशन में पास होने की। रिजल्ट लगभग 9:30 बजे करीब वो रिजल्ट देख पाए, फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ उनकी वाइफ पास हो गई। अब इसके अलावा आप देखेंगे और भी चीज़ें हैं इसमें, ऐसा नहीं कि केवल इसको देखना। इसके बाद हमने देखा और भी कुछ, क्योंकि जब किसी कॉन्क्लूजन पर पहुँच जाता है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब भी प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि चंद्र को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है, क्योंकि चंद्र हमारे मन के कारक हैं और मन ही हमें बताता है कि हमारा प्रश्न क्या है। चंद्र ही वास्तव में ये बताता है कि हमारा प्रश्न क्या है और उसमें सफलता कितनी मिलेगी। तो चंद्र अगर हम देखते हैं तो चंद्र अपनी नीच राशि में बैठे हैं, तो सबसे पहला तो इंडिकेशन ये आता है कि चंद्र अपनी नीच राशि में है, तो अर्थात मन बहुत ज़्यादा व्यथित है। उनका कहना था कि भाई रिजल्ट आ नहीं रहा है और पिछले वर्ष इतना खराब रहा तो वाइफ थोड़ी सी डिप्रेस्ड है, तो वो ठीक है। यानी कि प्रश्न बहुत ज़्यादा व्यथित मन के साथ पूछा गया है, कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं फेल तो ना हो जाए, है ना। तो वो दिखा रहा है। इसके बाद अब हमें देखना है कि रिजल्ट क्या होगा। तो हम देखते हैं चंद्र बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, बुध के नक्षत्र में और मंगल की राशि में। तब हमें 2 ग्रहों को और देखना पड़ेगा, बुध और मंगल, ठीक है। अभी मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल में बताया था कि जब भी 5, 6, 9 भाव ये लग रहे हों तब हम कह सकते हैं कि हायर स्टडीज़ में कंपटीशन के थ्रू सक्सेस मिलेगी। अब हम देखते हैं मंगल के राशि चंद्र के राशि स्वामी कौन है? मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? 9th हाउस में। 9th हाउस में मिल गया हमें चंद्र के द्वारा, ठीक है। चंद्र के नक्षत्र स्वामी कौन है? बुध है।
बुध खुद से बैठे हैं 6th हाउस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि हमें 6 और 9 अर्थात कंपटीशन, और वो भी कोई हायर लेवल का, ठीक है, हायर लेवल के कंपटीशन में यहाँ पर सक्सेस के योग बनते हैं। तो इस तरह से किसी प्रश्न कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। और प्रश्न कुंडली वास्तव में ना ज्योतिष में बहुत ही अच्छा एक टूल है, जो कि किसी एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही सटीकता के साथ किसी कंक्लूजन पर पहुंचने में मदद करता है। प्रश्न कुंडली के बारे में मैं आपको एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। प्रश्न कुंडली ना वास्तव में जब भी हम किसी व्यक्ति की प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो प्रश्न कुंडली उस व्यक्ति की जन्म कुंडली का ही एक मिरर होती है, अगर प्रश्न कुंडली सटीकता के साथ बने। तो आप देखेंगे अगर प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली एक साथ रखेंगे ना तो आपको दोनों में कहीं डिफरेंस ही नहीं दिखेगा। दोनों में जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उस समय दोनों की दशा है, अंतरदशा है, ग्रहों की स्थितियां हैं, वो एकदम सिमिलर होंगे। अब से लगभग 1.5 साल पहले की बात है, मैं एक ऑफिसर के पास बैठा था और उन्होंने मुझसे पूछा, अपने बेटे की जन्म कुंडली मुझे दी और पूछा कि भाई मेरे बेटे को अमेरिका के इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और वो प्रिपरेशन कर रहा है, काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, अमेरिका का नंबर 1 कॉलेज है, तो इसमें इसको एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। अब जन्म कुंडली सामान्यतः इस तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। जन्म कुंडली की अपनी लिमिट है। जन्म कुंडली आपको बता सकती है कि आप हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इतना। मगर प्रश्न क्या है कि जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है उस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसी समय की प्रश्न कुंडली लगाई। अब देखिएगा, प्रश्न कुंडली मैंने लगाई, ठीक है। तो प्रश्न कुंडली का जो लग्न आया था वो आया था धनु। अब आप देखिए कि प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली कैसे एक दूसरे की सिमिलर होती हैं। तो उस बच्चे का जन्म धनु लग्न में ही हुआ था। हमें कंफर्मेशन दी प्रश्न कुंडली ने कि हाँ, जिस व्यक्ति के लिए कुंडली लगाई जा रही है बिल्कुल सटीक है। उस बच्चे की जन्म के समय जो दशा थी वो चंद्र की थी, ठीक है। और जब हमने प्रश्न कुंडली लगाई तो प्रश्न कुंडली में जो दशा निकल कर आई थी वो भी चंद्र की थी। तो इस तरह से प्रश्न कुंडली ये बताती है कि आपने जिस व्यक्ति के लिए प्रश्न कुंडली लगाई है ये वास्तव में उसी व्यक्ति के लिए लगाई गई है। जब हम बर्थ टाइम रेटिफिकेशन की बात करते हैं ना तो अलग अलग पद्धतियाँ, कुछ विद्वान पास्ट इवेंट्स के एनालिसिस के थ्रू, उनके कंफर्मेशन के थ्रू बर्थ टाइम रेटिफिकेशन करते हैं। कुछ विद्वान जब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो उसी समय की एक प्रश्न कुंडली लगाते हैं, उस प्रश्न कुंडली के आधार पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो जो जन्म कुंडली के और प्रश्न कुंडली के माध्यम से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं वो इस तरह के लिंकेज देखते हैं। और आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंगली प्रकृति, ईश्वर हमें गाइडेंस देता है कि हाँ, जो हम प्रश्न कुंडली लगा रहे हैं वो कितनी सटीक है और जन्म कुंडली में इस कार्य के होने की संभावना कितनी है, प्रश्न कुंडली कितने परसेंटेज दे रही है। और उसके बाद हम बहुत ही सटीकता के साथ इस चीज़ को सिखा पाते हैं, समझा पाते हैं। हमारे व्यूअर्स को अगर ये सीखने समझने की कोई इच्छा है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको नाड़ी के और अन्य ज्योतिष विद्याओं के माध्यम से प्रश्न कुंडली किस तरह से लगाई जाती है उसमें एक्सपर्ट बना सकूं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।